दोस्तों, वी आर वेरी फॉर्चुनेट टुडे to have वैशाली मैम with us. यार आई रिक्वेस्ट कि अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए प्लीज, उससे इको होता है थोड़ा. नितेश भाई. Guys, we are very fortunate today to have Vaishali ma'am with us. Ma'am has secured rank 23 in UPSC CSC 2022. Ma'am has scored 849 marks in the mains. And here also, ma'am has scored beyond impressive marks in GS, that is 561. And the breakdown of ma'am's GS score is 107 in GS1, 135 in GS2, 92 in GS3, and 127 in GS4. So we are conducting this session today so that we can learn from the GS strategy of ma'am and get some benefit out of it. Now I would request ma'am to give a brief summary of her preparation journey and then her GS strategy, and then we may proceed to take up questions from the group. Vaishali ma'am. Hello everyone, this is Vaishali. I hope I am audible. Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. Uh, for first of all, thank you so much sir for your kind words. एक सिलेक्शन हो चुका है बट मुझे लगता है वो फीलिंग सिंक इन होने में अभी भी टाइम लगेगा. आई थिंक ट्रेनिंग पे जाके शायद थोड़ा और नॉर्मल लगेगा, बट इट स्टिल फील्स कि आप चाहे जितना मर्जी प्रिपेयर कर लो, इस एग्जाम के अंदर एक अनसर्टेनिटी वाला जो फैक्टर होता है ना, वो मुझे हमेशा लगता है कि मैंने मेंस अपना जो लिखा था, मुझे इतना कोई फीलिंग नहीं आई थी कि मेरा मेंस कोई बहुत अच्छा गया है. दिस वाज माय थर्ड मेंस and I had scored 405 marks in my last mains GS part, and this time I scored 461 in GS. So एक sudden jump जो GS के marks में मेरा आया, that has made possible this rank for me because maths optional मेरा था and maths optional में मेरे इस साल भी 255 marks ही आए हैं, which is not a very good score for any technical optional per se. So what I feel is that ki I have improved in my GS marks through writing practice because 3 मेंस में लिख चुकी थी और लास्ट मेंस में मेरे 400 मार्क्स आ गए थे, तो मुझे ये लग रहा था कि बेसिक कंटेंट मेरा एक डेवलप हो चुका है. सो आई नीड टू फोकस मोर ऑन वैल्यू एडिशन दिस टाइम. आई नीड टू फोकस मोर ऑन इनरिचिंग माई कंटेंट. सो मैं इस बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करना चाहूँगी कि जब आपका एक बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है, then how to make those extra marks in your mains examination so that you can get that edge. Because 400 मार्क्स अगर आपके जीएस में आ रहे हैं और 450 आप उससे ऊपर ला पा रहे हो, तो वही आपकी रैंक डिसाइड कर रहे हैं. वो एक थ्रेशोल्ड को ब्रीच करना जो है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी. एंड स्पेसिफिकली सिंस GS2 के लिए मुझे काफी मैसेजेस आए थे कि GS2 की स्ट्रैटेजी शेयर कीजिए आप. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूंगी कि GS2 की मेरी कोई स्पेसिफिक ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं थी कि जो मैंने सिर्फ GS2 के लिए किया. हर GS के लिए मैंने यही कोशिश करी इस बार कि मैं अपना बेसिक कंटेंट जो भी मैंने प्रिपेयर किया है उसको रिवाइज करूं, प्लस कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स और कुछ ऐसी केस स्टडीज मैंने इस साल ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करी जो मुझे लगा कि मेरे लिए वर्क किया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर GS2 में कोई क्वेश्चन में वो नहीं भी बोल रहे हैं कि आपको केस लॉ मेंशन करना है, तभी भी मैं उसमें वो केस लॉ का एग्जाम्पल देती थी. अगर कोई स्पीकर का क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं स्पीकर का कोई अगर मैं पॉइंट भी मेंशन कर रही हूँ कि स्पीकर की जो पोस्ट है वो इम्पार्शियल नहीं है, तो मैं उसके साथ में ये एग्जाम्पल लिखती थी कि रिसेंटली
मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में एक इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर स्पीकर ने फ्लोर टेस्ट के लिए इनवाइट नहीं किया पार्टीज को डिस्पाइट देयर कॉलिंग सो ऐसे ऐसे करके मैंने अपने जो कंटेंट मैंने पहले प्रिपेयर कर रखा था, आई ट्राई टू एनरिच इट विद मोर एग्जांपल्स। अब क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ टू गेट दीज वैल्यू एडिशन पॉइंट्स। सो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो ये बताना है कि आप इस पे नई बुक पढ़ना ना शुरू करें या कोई नया सोर्स रेफर करना ना शुरू करें, बिकॉज ये जो टाइम है प्रीलिम्स और मेंस के बीच का, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है। इसमें आपको ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना है और जीएस भी रिवाइज करना है। सो इसमें जो सबसे शॉर्ट तरीका है वैल्यू एडिशन करने का वो ये है कि आप टॉपर्स की कॉपीज को देखें और साथ ही साथ में जो आपके करंट अफेयर्स आप रिवाइज कर रहे हो उसको आप थोड़ी देर सोचिए कि ये जो आप करंट अफेयर रिवाइज कर रहे हैं, हाउ कैन वी यूज इट इन आवर जीएस आंसर्स। एक एक न्यूज जो आप रिवाइज कर रहे हो वो एक एक एग्जाम्पल बन सकती है। और एडिटोरियल के अंदर कई बार आपको ऐसे डेटा सेट्स मिल जाते हैं जो आप सीधे सीधे अपने जीएस के आंसर्स में यूज कर सकते हो। सो इसमें मेरा फोकस यही रहता था कि मैं कैसे जो अपना कंटेंट करंट अफेयर्स के थ्रू पढ़ रही हूँ या फिर जो मैं टॉपर्स कॉपीज को बार बार देख रही हूँ, मैं उसी में से ही कुछ ढूंढती थी, ऐसे एग्जाम्पल्स या ऐसे केस, और फिर उसको अपने आंसर्स के अंदर यूज करने की कोशिश करती थी। और एक चीज मैंने और ट्राई करी कि मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रही थी। जैसे कई बार मेरे पास किसी जीएस के आंसर के लिए कोई पॉइंट्स नहीं है, तो मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई करंट अफेयर रिकॉल करती थी या उससे रिलेटेड कोई न्यूज रिकॉल करती थी, एंड आई ट्राई टू जनरेट पॉइंट्स फ्रॉम दैट एग्जाम्पल। सो मैं उल्टा चलने की कोशिश कर रही थी इस बार। और एक चीज मुझे और लगी स्पेसिफिकली जीएस 2 में जो शायद मेरे लिए वर्क करी है, वो ये कि मैं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने से ज्यादा पॉइंट्स का नंबर बढ़ाया है मैंने। मतलब अगर मुझे सपोज किसी ने बोला कि आपको कुछ लेजिस्लेशंस मेंशन करने हैं जो कि एनवायरनमेंट रिलेटेड है, सो आई ट्राई टू मेंशन एटलीस्ट 5 to 7 लेजिस्लेशंस रादर देन कि मैं 3 लेजिस्लेशंस लिखूं और मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, पूरा उसका जो है डिटेल्स लिख रही हूँ। मैं कोई भी आंसर, मैंने अपनी कुछ कॉपीज भी शेयर करी है टेलीग्राम चैनल पे, कोई भी आंसर में मेरा पॉइंट 2 लाइन से ज्यादा का नहीं है, बिकॉज इन मेंस वी हैव दैट नॉलेज, बट द पॉइंट इज दैट वी नीड टू बी वेरी कंसाइज इन आवर अप्रोच, एंड हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा कंटेंट ज्यादा डेंस हो रादर देन ज्यादा डिटेल्ड हो। इसमें मेरा फोकस हमेशा यही रहता था कि मैं पॉइंट्स ज्यादा लिखूं रादर देन एक्सप्लेनिंग देम। एंड वो चीज कैसे होगी, अगर कोई इसका आंसर मुझसे पूछेगा तो वो इसका आंसर सिर्फ प्रैक्टिस है। अपने आंसर को कम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाना आपको कोई सिखा नहीं सकता। यू हैव टू डू दैट बाय राइटिंग इटसेल्फ। अगर मुझे कोई फ्रेज यूज करना है तो मैं उसका स्टार्टिंग में वर्ब या नाउन यूज करने की जगह मैं डायरेक्ट पॉइंट लिखूंगी। जैसे सपोज अगर मुझे लिखना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर अगर आपको कुछ पॉजिटिव्स लिखने हैं और कुछ नेगेटिव्स लिखने हैं, तो मैं स्ट्रेट लिखती थी पॉजिटिव्स। कई लोग होते हैं उसमें लिखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म हैज मैनी पॉजिटिव पॉइंट्स, सो मुझे लगता है ये अननेसेसरली वेस्टेज ऑफ स्पेस हो रही है। सो आई ट्राई टू स्टिक टू दोज फ्रेजेस ओनली, जिसकी वजह से मैं अपने बात को कम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पा रही थी और पॉइंट्स का नंबर बढ़ा पा रही थी। एंड एक चीज और जो मुझे लगता है कि जीएस के अंदर आपके आंसर्स को डिफरेंशिएट करता है, वो है स्ट्रक्चर। बिकॉज कंटेंट आज के टाइम में हर कोई सेम ही पढ़ रहा है। जो चीज डिफरेंशिएट कर रही है आपके आंसर को दूसरे से, कि आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर कितना अच्छा कर पा रहे हो, और स्ट्रक्चर ही आपके आंसर की प्रेजेंटेशन बनाता है। स्ट्रक्चरिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा, ब्रेक योर आंसर इनटू सब पार्ट्स। जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर में दिख रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये सब पार्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जीएस 2 के अंदर ही मैं बोलूं कि सपोज गवर्नर के ऊपर कोई क्वेश्चन आ रहा है कि गवर्नर का जो आज के टाइम में रेलेवेंस है वो कंटेम्प्रेरी स्फेयर में कितना जरूरी है या नहीं, सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है और डिस्कस लिखा हुआ है। आपको सोचना है कि इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आई नीड टू मेंशन अबाउट रोल ऑफ गवर्नर। तो एक उसका एक सब पार्ट मेरे दिमाग में आया। देन आई नीड टू मेंशन
कि गवर्नर के रोल के अंदर कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या है, जिसमें मुझे कुछ इश्यूज डिस्कस करने पड़ेंगे। तो एक मेरा और सब पार्ट हो गया इश्यूज इन्वॉल्व। ये मैं 15 मार्कर के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। 10 मार्कर होगा तो आप कम सब पार्ट्स बनाएंगे। देन एक तो इसमें पॉइंट आएगा कि अब जब आप किसी चीज के इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन डिस्कस का है, तो आप उसमें एक वे फॉरवर्ड भी डालेंगे। तो आप उसमें एक सब पार्ट बनाएंगे कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, और आप कंक्लूजन फाइनली देंगे किसी कमेटी की रिपोर्ट, या फिर कोई आपके पास कोटेशन है किसी कई बार किसी एडिटोरियल में कोई बहुत अच्छी लाइन आ जाती है जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे अभी मुझे एक लक्ष्मीकांत की एक लाइन याद आ रही है, जो मैं फाइनेंस कमीशन का कोई भी अगर क्वेश्चन आता था तो आई डिसाइडेड कि मैं वही लाइन लिखूंगी, दैट फाइनेंस कमीशन इज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। ऐसे कुछ फ्रेजेस होते हैं जो आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप ऐसी फ्रेजेस याद करके रखते हो जो कंक्लूजन में आप डायरेक्टली फिट कर सकते हो जब आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। सो रिगार्डिंग दैट स्ट्रक्चर पार्ट जो मैं बता रही थी कि आपको क्वेश्चन के अंदर ढूंढना है कि आप क्वेश्चन को कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। एंड देन जब आप उस पार्ट्स को आप ब्रेक करते हो तो आप उस पार्ट को स्पेसिफिकली बॉक्स बना के लिखो कि इश्यूज इन्वॉल्व, देन उसको बॉक्स में रखो, सो दैट वो एक क्लैरिटी आए कि यहाँ पे आपके आंसर का ये वाला पोर्शन शुरू हो रहा है। देन यू बिगिन राइटिंग योर पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स में भी डोंट राइट द पॉइंट स्ट्रेट अवे, एक छोटी सी सब हेडिंग बनाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पीकर का कोई क्वेश्चन आ रहा है और स्पीकर का आपको कोई इश्यूज इन्वॉल्व लिखने हैं, तो आप पहले उसका पॉइंट नंबर 1 बनाओगे और लिखोगे कि नो टाइमलाइन फॉर फ्लोर टेस्ट, ऐसे एक छोटी सी सब हेडिंग बन गई। फिर उसके आगे आपको अगर एक लाइन लिखनी है या आपको एक एग्जाम्पल लिखना है, देन आप उसको शुरू करोगे। तो क्या हो रहा है कि आपका आंसर और छोटा पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन आंसर का सब पार्ट बॉक्स में, देन एक पॉइंट, फिर उस पॉइंट के अंदर एक छोटी सी सब हेडिंग, देन अगर आपको एग्जाम्पल देना है या आपको एक लाइन में उसको एक्सप्लेन करना है। एन एग्जाम्पल में भी आई ट्राइड वो श्रुति शर्मा मैम वाली स्ट्रैटेजी कि एग्जाम्पल दूर से दिखाई देना चाहिए कि यू आर गिविंग एन एग्जाम्पल, बिकॉज एग्जामिनर डजेंट हैव दैट टाइम कि वो उसमें से ढूंढे कि आपने कितने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। तो आई रोट एग्जाम्पल इन दैट ट्राइंगुलर फॉर्मेट। इससे क्या हो रहा है कि आपके आंसर के अंदर एक बहुत इजी नेविगेशन होगा एग्जामिनर को कि ये बॉक्स है, यहाँ पे एक पहला सब पार्ट, देन पॉइंट्स, देन सब हेडिंग, देन एग्जाम्पल। एंड बीच बीच में कुछ कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना आई फाइंड वेरी यूजफुल, बिकॉज वो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने से आपके आंसर के अंदर और एक क्लैरिटी आ जाती है, वो भी आपके आंसर के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। एंड GS2 में ही एक पोर्शन IR का होता है जिसमें आई ट्राई टू यूज मैप्स स्पेसिफिकली दिस अटेम्प्ट में। जैसे बिम्स्टेक का क्वेश्चन आया, सो आई ड्रू द मैप ऑफ बिम्स्टेक वाला रीजन। इससे मुझे लगता है कि आपके आंसर में एक और एंगल ऐड होता है कि आप जोग्राफिकल फैक्टर्स को भी इम्प्रूव कर सकते हो थ्रू ड्राइंग द मैप, बिकॉज जनरली हम सोचते हैं कि मैप बनाना इज यूजफुल इन जोग्राफी वाले आंसर्स, बट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी वो आंसर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो थ्रू मैप्स। और इसमें भी रोल ये आता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, सो हाउ टू मेक योर आंसर स्टैंड अपार्ट। इसके अंदर एक सिंपल सा रूल है कि IR का आप जो भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो, try to link those current affairs with the issues that are being asked in the previous year papers. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिख रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर वो इंडिया के नेबर्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सो आप क्या करो, जो भी आप वर्ल्ड न्यूज पढ़ रहे हो उसमें से आप एक छोटी सी डायरी बना के इंडिया नेपाल, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश ऐसे लिख लो। एंड देन आपको अगर कोई भी न्यूज मिलती है, सपोज अगर इंडिया नेपाल का कोई कॉपरेशन हो रहा है हाइडल प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे अरुण हाइडल प्रोजेक्ट का, सो यू नोट दैट पॉइंट अरुण हाइडल प्रोजेक्ट, तो आपको न्यूज के थ्रू ही वो चीज याद रही कि इंडिया नेपाल का हाइडल पावर कॉपरेशन हो रहा है। सो जब आपके पास अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आए, तो आप डायरेक्टली वहां पे एक पॉइंट आपका जनरेट हो गया थ्रू दैट न्यूज, कॉपरेशन फॉर ग्रीन एनर्जी।
और उसका मैं एग्जांपल लिख के लगाऊंगी हाइडल पावर कॉर्पोरेशन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि मैंने इस अप्रोच का बहुत यूज किया कि आई यूज न्यूज टू जनरेट न्यू पॉइंट्स, एंड यही अप्रोच I found useful in GS4 as well, because GS4 के अंदर भी आप ये चीज देख सकते हो कि आंसर्स बहुत एब्स्ट्रैक्ट, क्वेश्चंस बहुत एब्स्ट्रैक्ट हैं। आपको एक ओपन कैनवस दिया हुआ है, आप कहीं पे भी अपने पर्सनल लाइफ के एग्जांपल्स यूज कर सकते हो, और आप कहीं से अगर आपको कोई एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड केस स्टडी मिल रही है आप वो यूज कर सकते हो। इवन इफ अगर आपको लगता है कि आप कुछ कोटेशंस की लिस्ट अगर आपने प्रिपेयर कर रखी है तो वो भी आप अपने हिसाब से इंट्रोडक्शन में, आंसर के बीच में, कंक्लूजन में कहीं भी यूज कर सकते हो। इवन एथिक्स के पेपर में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी का रोल ज्यादा है रादर देन कि आप बुक्स कितनी पढ़ रहे हो एथिक्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सपोज केस स्टडी को स्टार्ट करना है, सो आई ट्राइड कि जो मैंने कोटेशंस पढ़ी हुई है मैं उसको केस स्टडी का इंट्रोडक्शन में यूज करूँ। यूजुअली लोग कोटेशंस को यूज नहीं करते केस स्टडी के इंट्रोडक्शन में, बट आई ट्राइड यूजिंग देम, बट वो रेलेवेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केस। एंड एस्से के अंदर भी हम ये चीज कह सकते हैं कि एस्से और एथिक्स का जो एक तरीके से बेस मटेरियल था मेरा वो एकदम सेम था, क्योंकि एस्से भी फिलोसफिकल आ रहा है और एथिक्स का पेपर भी काफी हद तक देखा जाए तो, आपकी जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो फिलोसफिकल बेसिस वाली, लाइक अगर आप पढ़ रहे हो कि व्हाट डज ऑनेस्टी मीन टू यू, तो ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। इसमें कोई आपको टेक्निकल डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, आपको अपने हिसाब से ये चीज सोचनी है कि व्हाट डू यू फील, व्हाट इज ऑनेस्टी टू यू। सो रादर देन रीडिंग अ बुक, आप उसको खुद सोचो और एक दो लाइन की छोटी सी आप अगर एक एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में भी लिखोगे तो दैट विल वर्क। इसकी कोई आपको बुक से टेक्निकल वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। और यही चीज अगर आप एथिक्स में कर लोगे तो वो एसए में यूज हो जाएगी, बिकॉज एथिक्स के जो आइडियाज हैं वो आपके एसए के पॉइंट्स बन जाते हैं। और इसका फायदा ये होगा कि आपको रिवाइज कम करना पड़ेगा, आपका सेम मटेरियल दोनों जगह यूज हो रहा है। सो ट्राई टू मैक्सिमाइज योर आउटपुट by using limited input sources. So this is what I think that helped me to improve my marks. बाकी अगर कोई जनरल पूछेगा कि हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स इन जनरल स्टडीज, आई वुड से बेसिक कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है, बुक लिस्ट आप सबके पास होगी, बट आफ्टर प्रिपेयरिंग दैट बेसिक कंटेंट मार्क्स तभी आएंगे व्हेन यू राइट अगेन एंड अगेन। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर कोई बोले कि मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको बार बार लिखना पड़ेगा। यू नीड टू राइट दोज टेस्ट। आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपको फिर भी दोबारा लिखना पड़ेगा। यू नीड टू कीप डूइंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन। बट द पॉइंट इज दैट आपको ये भी देखना है कि आप जो लिख रहे हो क्या आप स्टैग्नेट तो नहीं हो गए हो, क्या आप सेम आंसर बार बार लिख रहे हो और आपका कंटेंट वहीं का वहीं है। सो दो चीजें हैं कि लिखना डेली है। इस अटेम्प्ट में मैंने कोई प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मेरा कोई दिन ऐसा नहीं गया था जिस दिन मैंने डेली आंसर राइटिंग ना करी हो। एंड आई थिंक दैट हेल्प्स कि आपका एक मोमेंटम बना रहता है। बट साथ ही साथ मैं ये भी कर रही थी कि जो सिनॉप्सिस मुझे मिलता था उस सिनॉप्सिस से मैं अपने आंसर को मैच करती थी और डेली ये चीज देखती थी कि व्हाट आई मिस्ड इन माय आंसर, और फिर उसको मार्जिन में लिखती साइड में। और फिर एक हफ्ते बाद मैं अपने उन्हीं आंसर्स को दोबारा देखती थी। उससे क्या होता था, मुझे याद आ जाता था कि ये मैंने आंसर ऐसा लिखा था, इसमें मैंने ये पॉइंट मिस किया था, तो एक रिवीजन हो रही थी मेरी। सो अपने ही आंसर से मैं कंटेंट जनरेट कर रही थी एक पॉइंट के बाद। मतलब बेसिक कंटेंट तो मैं रिवाइज कर रही थी, पर एक पॉइंट के बाद मुझे लग रहा था कि मेरे आंसर से ही मुझे को नया कंटेंट मिल रहा है, क्योंकि वो सिनॉप्सिस जब मेरे पास आता था अपने आंसर्स का तो उसमें मुझे हर बार कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी जो एट द बैक ऑफ माइंड वो मुझे याद रहती थी कि यार ये वाला आंसर का ये वाला पॉइंट अच्छा था, सो आई कैन कीप दैट इन माइंड। सो एक वैल्यू एडिशन मेरा आंसर राइटिंग के थ्रू भी हो रहा था। और न्यूज़पेपर मैंने कभी नहीं छोड़ा बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। बहुत लोगों को ये लगता है कि प्रीलिम्स मेंस के बीच में न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है सो मैगजीन पढ़ लेंगे, बट आई फील इज दैट न्यूज़पेपर पढ़ लो, आप न्यूज़पेपर को टाइम कम दो, आप इतनी डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट आई थिंक 1 आवर अगर आप दे रहे हो न्यूज़पेपर को या 45 मिनट्स दे रहे हो तो दैट इज मोर देन इनफ। एक राइटिंग के कंटेंट के अंदर न्यूज़पेपर का रोल रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप
कि वो जो हैबिट है ना न्यूज़पेपर रीडिंग वाली, वो हेल्प करती है आपके आंसर्स में। और कहीं ना कहीं जो न्यूज़ आप डेली फॉलो करते हो वो आपके दिमाग में ज्यादा रहती है रादर देन कि आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो। सो न्यूज़पेपर मैंने कभी नहीं छोड़ा। एंड व्हाट एल्स, अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है। अभी आगे कुछ क्वेश्चंस अगर आएंगे सो आई विल बी एबल टू रिकॉल मोर। Call अगर more. मुझे थैंक यू मैम, आपने तो बहुत होलिस्टिकली बताई अपनी अप्रोच, छोटी से छोटी चीज कवर कर दी है आपने। फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं ग्रुप में जो कॉमन क्वेश्चन है, तो वो हम पेपर वाइज ले लेते हैं। GS4 से स्टार्ट कर सकते हैं। GS4 में जो एक कॉमन क्वेरी है वो ये है कि हाउ टू कलेक्ट एग्जाम्पल्स, और उसमें भी हाउ टू कलेक्ट रिसेंट एग्जाम्पल्स। ओके Okay. एग्जाम्पल्स में जो मैंने अभी वैसे थोड़ा सा डिस्कस किया था कि एक तो सबसे पहला है कि टॉपर्स के चैनल्स पे, जैसे एक मुझे याद आ रहा है शुभम कुमार सर थे AIR 1, उनके टेलीग्राम चैनल पे उन्होंने डायरेक्टली एक PDF पोस्ट किया था। उसमें उन्होंने एथिक्स के एक एक जो वैल्यू है लाइक ऑनेस्टी इंटीग्रिटी ऐसे करके उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, और उन्होंने उसकी लिस्ट के आगे एक टेबल फॉर्म कर दी थी, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था एक प्रोफेशनल लाइफ का एग्जाम्पल, एक पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल। सो ऐसे बहुत सारे टॉपर्स के एग्जाम्पल्स की PDFs अवेलेबल है। सबसे मतलब क्विक तरीका तो ये है कि आप उसको प्रिंट आउट ले सकते हो। श्रुति शर्मा मैम ने भी अपने नोट्स शेयर करे हुए हैं, आई रेड हर नोट्स एज वेल। और शुभम कुमार सर का भी मैंने PDF का प्रिंट आउट लिया था। एंड सेकेंड थिंग ये कि मैं आंसर कॉपीज जो होती थी टॉपर्स की प्रीवियस ईयर्स की वो बार बार देखती रहती थी। सो रादर देन रिमेम्बरिंग आई जस्ट कीप लुकिंग एट देम, तो उनके अंदर ही कुछ पॉइंट्स ऐसे मिल जाते थे जो मैं नोट डाउन कर लेती थी। या फिर आप किसी चीज को मुझे ऐसा लगता है बार बार देखते हो तो एट द बैक ऑफ माइंड आपको वो चीजें याद रहती हैं। एंड थर्ड जो उसका बेस्ट तरीका है वो है कि करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे हो उस करंट अफेयर्स के अंदर ही आपको कई बार कुछ ऐसी केस स्टडीज मिल जाती है। आपको कई बार कोई न्यूज में ऐसा चीज मिल जाती है जो आपको लगता है कि यार ये तो एकदम इमोशनल इंटेलिजेंस की रियल लाइफ केस स्टडी है। सो यही मुझे मेन लगता है टॉपर्स के नोट्स, टॉपर्स कॉपीज और ये। ओके मैम। मैम एक तो ये है कि वाइल अटेम्प्टिंग केस स्टडीज, तो उसमें एक अप्रोच रहती है कि कुछ लोग स्टार्ट करते हैं स्टेक होल्डर अप्रोच से, व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स इन दिस केस स्टडी, और कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, चाहे पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए। तो ये अप्रोच कितनी सही है, और आपने कैसे डील किया था केस स्टडी से मैम? आपका आपका क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन सा थोड़ा मिस सा गया था। आपने ये बोला था स्टेक होल्डर्स और एथिकल इश्यूज में आपने क्या बोला था? मैम कुछ लोग केस स्टडी स्टार्ट करते हैं, वो लिखते हैं व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स इन दिस केस स्टडी और व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, इवन इफ इट इज नॉट बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो इस अप्रोच पे आपकी क्या ओपिनियन है? शुड वी डू दैट? एक चीज तो ये है कि स्टेक होल्डर्स तो हर केस स्टडी में अगर पूछा जा रहा है तो ही लिखना चाहिए, अदरवाइज के स्टेक होल्डर्स की जरूरत मुझे लगता है कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वेरी करती है। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इसमें स्टेक होल्डर्स काफी सारे होते हैं, लाइक 5-6 स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो उसमें स्टेक होल्डर मेंशन करना इंपॉर्टेंट रहता है। पर लास्ट ईयर जो एग्जाम था उसके अंदर उन्होंने ऐसा, आपके पास चॉइस था ही नहीं, उसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन में खुद ही पूछा हुआ था कि लिस्ट द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। तो मतलब अगर तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है तब तो कोई इशू है ही नहीं। बट अगर आपके क्वेश्चन ऐसे हैं केस स्टडी के जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है तो उनको मेंशन करना चाहिए। पर अगर एक या दो है या तीन है तो आई थिंक वो स्किप किया जा सकता है। और ये एक कंपल्शन नहीं है कभी भी कि आप हर क्वेश्चन के सारे, मतलब जितने क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं केस स्टडी के सब में स्टेक होल्डर्स लिखो। मैं एक दो में नहीं भी लिखती थी। और इसमें एक चीज और भी है कि आपको ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर कितने सब पार्ट्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में 5-5 सब पार्ट ऑलरेडी आए होते हैं, तो आपको ये भी देखना है कि स्टेक होल्डर मेंशन करने के चक्कर में आपके बाकी सब पार्ट्स के लिए स्पेस कम ना रह जाए। तो इसमें आपको अ, एक तरीके से देखा जाए मैनेज करना है कि अगर आपको दिख रहा है कि आपके सब पार्ट्स कम है तो आप लिख सकते हो, बट ये कंपल्शन नहीं है कि आप हर क्वेश्चन के आंसर में स्टेक होल्डर लिखो। एंड सेकेंड पार्ट एथिकल इश्यूज वाला, वो ये है कि
एथिकल इश्यूज भी अब जो आ रहे हैं क्वेश्चंस, उसके अंदर वो स्पेसिफिकली खुद ही पूछ रहे हैं कि लिस्ट द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द केस, लिस्ट द एथिकल डिलेमास इन्वॉल्व इन द केस। तो उसमें भी वही है कि आपको ब्रीफ में थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा, जैसे ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी करके ऐसे मैं एथिकल डिलेमा लिख देती थी शॉर्ट में, रादर देन एक्सप्लेनिंग पूरा कि इस केस के अंदर ये वर्सेस ये का इशू इन्वॉल्व है। सो इसमें यह है कि आप क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डिमांड लग रही है तो आप उसको लिख सकते हो और बहुत ब्रीफ में लिख सकते हो, बट अब जो पेपर आ रहा है उसमें वो खुद ही पूछ रहे हैं तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके मैम। मैम एक GS4 में कॉमन क्वेरी एस्पिरेंट्स की ये रहती है कि पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है, पेपर काफी लेंदी आता है, और उसमें भी दो चीजें हैं, एक कि पहले 10 मार्कर्स किए जाएं या पहले केस स्टडीज की जाएं। तो इस पे थोड़ा मैम बता दीजिए। अब इसमें ये पेपर कंप्लीट नहीं होता तो इसका तो कोई वो मतलब ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको 3 घंटा पेपर लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो ये होता है कि आप टेस्ट सीरीज में जो है पहले थोड़ा लेट से पेपर खत्म करेंगे, पर जब आप वही टेस्ट सीरीज बार बार लिखेंगे तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि आप अपने आप आपकी स्पीड इंप्रूव होती है। सो उसके ऑल्टरनेटिव तो यही है कि आप बार बार टेस्ट लिखिए। एंड सेकंड कि मेरा जो हमेशा से ये मानना रहा है कि केस स्टडीज पहले अटेम्प्ट करनी चाहिए, बिकॉज केस स्टडीज आर समथिंग जिसमें आपको ज्यादा सोचना पड़ता है। सो मैं तो हमेशा केस स्टडीज पहले अटेम्प्ट करती थी एंड आई एंड विथ 10 मार्कर्स। ओके मैम। मैम एक GS2 के रिलेटेड क्वेरी है, जैसे आपने डिस्कस भी किया था कि आपने बहुत से केस लॉज एग्जांपल्स ये सब कोट किए थे, तो एक क्वेरी है कि हाउ मेनी केस लॉज एंड एग्जांपल्स शुड बी कोटेड पर क्वेश्चन। इसका तो कोई आंसर नहीं है, अगर आपको 10 याद आ रहे हैं तो आप 10 के 10 लिख दो, बिकॉज इट विल एड वैल्यू टू योर आंसर्स, बस वो रेलेवेंट होने चाहिए। मैंने कई बार ऐसा किया है कि अगर मुझे 8-9 केस लॉज याद आते थे तो मैं लिख देती थी। आपको बस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग लिखने हैं। ओके मैम। एक मैम GS1 की क्वेरी है, जैसे कुछ GS1 में कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफी स्पेसिफिक है, जैसे आर्ट एंड कल्चर। तो वहां पे एस्पिरेंट्स की क्वेरी ये है कि हम कैसे क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस करें जहां हम हमारा नॉलेज बेस कम है, वहां हम जनरल की बजाय स्पेसिफिक पॉइंट्स कैसे लिखें आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस में। आर्ट एंड कल्चर में तो देखा जाए, इफ दैट क्वेश्चन इज समथिंग जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है एंड वो फैक्चुअल भी है, तो दैट मीन्स आप उसमें ब्लफ भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो बहुत ही फैक्चुअल अगर उसमें कुछ इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, देन आई थिंक आपको जितना उस क्वेश्चन का जो टॉपिक है उसके आसपास जो समझ आ तो रहा है समझ आप आ रहा है। उसको थोड़ा बहुत इलेबोरेट कर सकते हैं। बट आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप ये नहीं कर सकते कि आपको पूरा पेज भरना है। सो रादर देन उसमें पूरा पेज भरने के, अगर सपोज कोई, मुझे ऐसे एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, अगर कोई सपोज आपसे ऐसा टेम्पल सिग्निफिकेंस ऑफ आर्किटेक्चर लॉयन पूछ एंड ली। बुल का क्वेश्चन था जैसे लास्ट ईयर। कौन सा? लॉयन एंड बुल का क्वेश्चन था ना, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉयन एंड बुल इन इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ऐसा कुछ था ना। राइट राइट राइट, याद आ गया मुझे। सो इसमें ये था कि ये क्वेश्चन 15 मार्कर था एंड 15 मार्क का कंटेंट किसी के पास नहीं था, बट अब ये था कि आप थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस ये लगा सकते हो कि लॉयन एंड बुल में आपने क्या क्या पढ़ा है आर्ट एंड कल्चर के अंदर। तो मतलब मैं उसके आसपास की नॉलेज का दिमाग लगाया मैंने कि एक तो रामपुरवा बुल था, हम लोग पढ़ते थे, और एक लॉयन कैपिटल हम पढ़ते थे सारनाथ में। तो ये मुझे कुछ कुछ मतलब बातें याद आ रही थी उस टाइम में जब मैं आंसर लिख रही थी। सो आई ट्राई टू इलेबोरेट अपॉन दैट फैक्ट कि सारनाथ में जो लॉयन कैपिटल है, इट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, इट इज रिलेटेड टू अशोकास धम्मा प्रिंसिपल्स, ऐसे ऐसे करके मैंने उसकी बैकग्राउंड नॉलेज जो मुझे उससे रिलेटेड याद आ रही थी। और एक लॉयन में आई ट्राई टू बी क्रिएटिव कि मुझे उस टाइम पे भक्ति मूवमेंट याद आया था, तो भक्ति मूवमेंट से मुझे माँ दुर्गा का शेर वाला आइडिया आया था।
सो आई ट्राइड टू यूज दैट रेफरेंस कि महिषासुर मर्दिनी के थ्रू जो भक्ति मूवमेंट उस टाइम में जो था मतलब एंशियंट टाइम में इन्फ्लुएंस करा था लोगों को, तो उसमें लॉयन वाज द सिंबल। सो ऐसे ऐसे करके आई ट्राइड टू मेक लिंकेजेस विद द बैकग्राउंड नॉलेज, बट 3 पेजेस में से उसमें से मैंने 2 ही पेज पूरे फिल कर पाई थी। सो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि आपको पूरा ब्लैंक तो नहीं होंगे आप आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन में, बट आप ये कर सकते हो कि आपको उससे रिलेटेड जो जो चीजें याद आ रही है आप उनको थोड़ा एलैबोरेट करके लिंक कर सकते हो बस। ओके 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 मैम। एक मैम GS3 से रिलेटेड क्वेरी है कि डेटा एंड फैक्ट्स ऑल्दो काफी इंपॉर्टेंस होती है GS3 में, तो कितना पार्ट ऑफ आवर आंसर शुड बी फोकस्ड ऑन डेटा, फैक्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एग्जांपल्स इन GS3? GS3 में व्हाट आई फील इज दैट कि दे आर लुकिंग फॉर ऑथेंटिक गवर्नमेंट डेटा। फॉर एग्जांपल अगर आप इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छे से कर रहे हो, बजट बहुत अच्छे से कर रहे हो, सो उनके अंदर जो डेटा आपको मिल रहा है दीज आर मोर देन इनफ टू कोट इन GS3। अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर पा रहे हो तो आप GS3 के अंदर आपको सफिशिएंट इस चीज का मतलब कंटेंट की तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड सेकंड मुझे ये लगता है जो आपने बोला कि इनका रेलेवेंस क्या है, इनका रेलेवेंस काफी ज्यादा है बिकॉज GS3 जो है वो टोटली टेक्निकल सेंस में ज्यादा जा रहा है पेपर। उसके अंदर आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपने आंसर को ज्यादा से ज्यादा स्टैटिस्टिक्स से बैक करो। और गवर्नमेंट स्कीम्स तो ऐसी है जो आई थिंक आप GS2 और GS3, GS2 में गवर्नेंस और GS3 में आप अच्छे से कहीं भी यूज कर सकते हो। सो इनका कोई एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकती मैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके मैम, जैसा आपने बताया कि GS3 काफी टेक्निकल स्पेसिफिक पेपर है और उसी में एक पोर्शन है साइंस एंड टेक। तो बहुत लोगों की क्वेरी होती है कि हाउ टू प्रिपेयर साइंस एंड टेक, और उसमें बहुत से स्पेसिफिक और अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आते हैं। हाउ टू डील दीज क्वेश्चंस इन GS3? साइंस एंड टेक में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत लोगों को लगता है कि आपको साइंस की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि साइंस की बुक्स वाला जो है क्वेश्चन आ नहीं रहा है, क्वेश्चन सारा करंट अफेयर से आ रहा है। अगर वो जेम्स वेब टेलीस्कोप पूछ रहे हैं देन इट वाज इन न्यूज, दैट्स व्हाई वो आउट ऑफ द ब्लू नहीं आया है। इफ दे आर आस्किंग वैक्सीन्स की डिटेल दैट मीन्स कि वो न्यूज में था। सो साइंस एंड टेक के अंदर सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है कि जो भी टॉपिक साइंस एंड टेक का आपकी न्यूज में आ रहा है, और आप अगर मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं तो उसमें भी साइंस एंड टेक का पर्टिकुलर पोर्शन होता है। तो उसके उस मैगजीन के अंदर या जो आप करंट अफेयर जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जो भी साइंस एंड टेक की पर्टिकुलर न्यूज आ रही है उस टॉपिक का आपको बैकग्राउंड पढ़ के जाना पड़ेगा GS मेंस के लिए। बेसिकली अगर आपको दिख रहा है कि कोविड वैक्सीन बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आपको पता होना चाहिए वैक्सीन वर्क कैसे करती है। सो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू द background linkages of the topic of science and tech which are in news. So rather than reading any book or material on science and tech, it is better to read about those topics which are in news, और उनका आप स्टैटिक पार्ट अपनी तरफ से गूगल कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ वैक्सीन के बारे में पढ़ना है तो आप अगर आप सिंपल गूगल सर्च भी करोगे टाइप ऑफ वैक्सीन, तो आपको सारी वैक्सीन की डिटेल वैसे ही मिल जाएगी। तो उसके लिए कोई बुक प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो वी नीड टू हैव एन आई ऑन द न्यूज़पेपर, जो भी करंट न्यूज़ है और उनके बारे में धीरे धीरे पढ़ते रहना है। हम्म। ओके मैम। मैम चैट में तो यही क्वेश्चन आए थे जो मैंने पूछ लिए हैं। इफ अभी किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो मैम से, तो फ्रॉम द ऑडियो चैट। मैम माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग पार्ट ए ऑफ एथिक्स। लाइक इस बार जो बहुत ही लंबे चौड़े क्वेश्चन थे, आई पोस्टेड अ क्वेश्चन ऑन चैट इफ यू कैन सी। सो हाउ डू यू ब्रेक डाउन सच लाइक लेंथियर क्वेश्चंस? इस बार का जो 10 मार्कर वाला क्वेश्चन था उसमें ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन एक एक पैराग्राफ का था। बट एक चीज उसमें ऑब्जर्व करने वाली थी कि पहले वो उन्होंने इतना लंबा जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो क्वेश्चन था ही नहीं, क्वेश्चन लास्ट लाइन में था। सो ये पॉइंट था कि वो पहले पूरा क्वेश्चन का बैकग्राउंड बनाते हैं एंड देन जो लास्ट लाइन होती है ना वो क्वेश्चन उसके अंदर होता है। सो इस उससे डरना नहीं है। जो लास्ट लाइन में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, कि अगर उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल कॉम्पिटेंस फॉर ए सिविल सर्वेंट,
तो आपको सिर्फ उस पार्ट को ब्रेक करना है, और वो जो पीछे का उन्होंने बैकग्राउंड दिया हुआ है ना, वो सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए है। सो पेपर वैसा ही आ रहा है जैसा प्रीवियस ईयर्स में आता था, बस फर्क ये है कि दे आर ट्राइंग टू मेक इट लुक डिफिकल्ट। कंटेंट अभी भी वही प्रिपेयर करना है जो पहले भी आप एथिक्स के पेपर में करते थे, बस वो जो लास्ट लाइन का क्वेश्चन है ना, उस पे ज्यादा फोकस करना है, रादर देन कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ के उसको भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो। Can you like illustrate this जो question posted है, the rules चैट and में yeah ओके, एक सेकंड मैं देखती हूँ। question 2A basically. द रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला ना? Yes. You can think out loud ताकि हमें भी समझ में आए कैसे सोचना है. राइट। सी इसके अंदर एक चीज देखो, बार बार दे आर ट्राइंग टू फोकस अपॉन रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस को सुनते ही मेरे दिमाग में ये बात आ रही है, रेड टेपिज्म। दे आर ट्राइंग टू फोकस कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एकदम रिजिड होते हैं, दे ट्राई टू स्टिक टू द रूल्स, जो रूल में लिखा है दे हैव टू डू दैट। एंड उन्होंने इसके कॉन्ट्रास्ट में एक अलग ऑफिसर दिखाए हैं कि वो उसी वाले रूल्स को मोल्ड करके अपना एक नेगेटिव सेंस में, मतलब अपना कोई अल्टीरियर मोटिव अटेन कर सकते हैं। Right. सो इसको मतलब इसको पढ़ के मुझे ये समझ आया कि वो देखा जाए तो रेड टेपिज्म का इशू डिस्कस करना चाह रहे हैं, बट इसमें भी मैं वही वाली एग्जांपल वाली अप्रोच अपनाऊंगी कि मेरे दिमाग में इसको सुनते ही एक एग्जांपल आया कि अगर कोई ओल्ड लेडी किसी डीएम के ऑफिस में आ रही है एंड शी इज ट्राइंग टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ पेंशन, एंड वो रूल्स के हिसाब से उसके पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर वो किसी बेनिफिशियरी वाली स्कीम में आ नहीं पा रही है, सो व्हाट विल यू डू, विल यू स्टिक टू दोज रूल्स। मतलब इसको सुन के ही मुझे वो एग्जांपल याद आया कि कई बार ऐसा होता है आपकी रियल लाइफ में भी, आपको किसी की हेल्प करनी है बट वो रूल्स आपको हेल्प नहीं करने दे रहे, तो विल यू मोल्ड दोज रूल्स और यू विल स्टिक टू दोज रूल्स। सो एसेंस इसमें यही है कि क्या आप इनोवेट करेंगे या फिर आप यू विल टो द लाइन। सो इसका आंसर अगर मैं फ्रेम करती तो मैं ऐसे ही करती कि रूल्स आर नेसेसरी, बट अगर आपको कभी किसी सिचुएशन में एज अ सिविल सर्वेंट लग रहा है कि रूल्स आर नॉट हेल्पिंग पीपल इन द वे दे शुड, सो आप अपनी तरफ से इनोवेट कर सकते हो कि सिविल सर्वेंट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है वेयर दे कैन यूज देयर इनोवेशन। सो उसके अंदर मैं ये अगर ये एग्जांपल लिखती तो मैं साथ में उसके एक चीज लिखती कि सिविल सर्वेंट्स के पास में एक डिस्क्रिशन होती है कि they can associate with NGOs, they can associate with civil society organizations, they can have certain discretionary funds as well जिसके थ्रू वो किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो अगर कोई रूल और रेगुलेशन उनको किसी की हेल्प करने से रोक रहा है, सो रादर देन बीइंग रिजिड वो वेज तलाश सकते हैं इनोवेट करने के। और अगर किसी को नहीं तलाशने हैं तो वो उसी रूल्स के लूप होल्स को यूज करके भी उस रूल्स का मिस यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कई लोग कुछ रूल्स के ऐसे क्लॉजेस को यूज कर लेते हैं, अब मुझे एग्जैक्ट अभी ऐसा याद नहीं आ रहा, बट ये होता है कि कई बार ऐसे हम केस स्टडी सुनते हैं इसमें वो रूल्स के अंदर कुछ क्लॉजेस, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स के अंदर कई लोग ऐसे ऐसे क्लॉजेस का यूज कर लेते हैं और एग्जेम्पशन क्लेम कर लेते हैं जो कि टैक्स इवेजन बन जाता है, बट एक्चुअल में वो लूप होल का मिसयूज हो रहा होता है। सो रूल्स और रेगुलेशंस हेल्प करने की बजाय मिसयूज भी हो सकते हैं। सो ऐसे ऐसे करके मैं पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स यूज करती हूँ, एंड फाइनली मैं ये बोलती कि रूल्स और रेगुलेशन नेसेसरी है, बट एट द सेम टाइम सिविल सर्वेंट्स को इनोवेट भी करना पड़ेगा, उस रूल्स के साथ में आप हमेशा काम नहीं चला सकते। Okay. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, my question is regarding order of attempting the questions. GS 1 से 3 में आपने 4 का बता दिया, तो मैम जैसे लास्ट ईयर मैंने मेंस लिखा तो मैंने 11 to 20 किया क्योंकि 15 मार्कर्स में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। अब मेरी क्या है, वो माई हैंड राइटिंग इज़ नॉट दैट गुड, तो 1 to 10 में आते वक्त मुझे लगा कि मेरी प्रेजेंटेशन ख़राब हो गई। तो व्हाट डू यू सजेस्ट ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग? ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व करी थी।
राइटिंग अच्छी भी होती है तो भी स्टार्टिंग में आपकी राइटिंग अच्छी आती है, जब आप पेपर में थोड़ा आगे बढ़ते हो तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली खराब होती है, और जिसकी थोड़ी खराब होगी उसकी और खराब हो जाएगी। सो इसकी एक सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, 10 नंबर वाले शुरुआत के 4 क्वेश्चन पहले कर लो। तो ये मैंने ट्राई किया था कि 10 नंबर वाले शुरुआत के 4 कर लो, देन 15 मार्कर कर लो सारे एक साथ इन वन गो, एंड देन एंड करो फिर 5 मतलब 5th नंबर 10 मार्कर से, एंड देन उसको वो कर लो। तो मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा साइकोलॉजिकली अच्छा लगता है कि आपकी शुरुआत के 4 क्वेश्चन थोड़ा साफ हैंड राइटिंग में आ रहे हैं। बट अल्टीमेटली ये सब चीज इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती, रादर देन कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। बट हाँ, थोड़ा सा इस चीज का मुझे फर्क लगा कि स्टार्टिंग में हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी आती है, तो चलो स्टार्टिंग के 4 10 मार्कर कर लेते हैं। थैंक यू मैम। Hello, ma'am. I have a question regarding DS4. How to tackle codes-based question? कोट्स बेस्ड क्वेश्चंस में बेसिकली जो वही स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई कि वो जो कोट आ रहा है उस कोट के अंदर कौन सी वैल्यू इन्वॉल्व हो रही है, और उस वैल्यू को मुझे एक तरीके से एक्सप्लेन करना है। अब एक कोट जो लास्ट ईयर के पेपर में ही था, आई थिंक डॉक्टर कलाम वाला कोट था कि टीचर पेरेंट्स करके ऐसे कुछ था कि टीचर्स और पेरेंट्स जो होते हैं वो एक चाइल्ड को सबसे ज्यादा जो है सीख देते हैं, ऐसे करके मतलब उसका आइडिया बेसिकली ये था। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि पेरेंट्स का क्या रोल है, टीचर का क्या रोल है एक बच्चे की लाइफ में। सो उस कोट के अंदर आपको बेसिकली ये ढूंढना है कि उस कोट के थ्रू आप कौन सी वैल्यू एक्सप्लेन कर सकते हो। सो मैंने पेरेंट्स में से जब मैंने पेरेंट्स वाला टॉपिक उठाया तो आई ट्राई टू पिक अप दी वैल्यू कि पेरेंट्स एक चाइल्ड को उसके पर्सनालिटी को शेप करते हैं। पेरेंट्स की जो हैबिट्स होती है वो चाइल्ड इम्बाइब करता है। मैंने उसमें साथ में एग्जांपल ऐसे लिखा कि अगर पेरेंट्स पंचुअल है तो बच्चे अपने आप पंचुअल हो जाएंगे। सो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स की हैबिट्स बच्चों की हैबिट्स बन रही है। टीचर्स में मैंने देख ये लिखा कि टीचर्स का जो बिहेवियर होता है बच्चे उसको कॉपी करते हैं। if if that teacher is giving good values to the students तो वो ऑटोमेटिकली उसको कॉपी करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके आई ट्राई टू फाइंड कि जो एथिक्स की सिलेबस के अंदर कीवर्ड्स हैं वैल्यूज वाले, वो उस कोट के अंदर कहाँ पे यूज किए जा सकते, मतलब उस कोट के अंदर उनमें से कौन सी वैल्यूज यूज हो रही है, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन दोज वैल्यूज और फिर उसका एग्जांपल देके आई ट्राई टू कंक्लूड द आंसर। इसमें भी यही है कि आपको 2 एग्जांपल याद आ रहे हैं तो आप 2 लिख लीजिए, 3 याद आ रहे हैं तो आप 3 लिख लीजिए। आपको बस अपने कंटेंट को क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से एग्जांपल्स के थ्रू प्रेजेंट करना है। Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello. Hello, 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 ma'am. ma'am. यस Yeah, ma'am. Good evening, ma'am. I have a question related to essay. हमें ना मैम आपने कौन से ऐसे चूज किए थे और उसका बस ओपनिंग और एंडिंग कैसे किया था और उसको डिवाइड कैसे किया था इन ब्रीफ, मतलब हमें थोड़ा सा बस आइडिया आ जाएगा। मुझे थोड़ा एसी के बारे में थोड़ा सा कम मार्क्स आ रहे लास्ट के 2 मेन से, तो मुझे थोड़ा सा उससे फोकस करो। तो उसके लिए बस आपने कैसे शुरुआत और एंड क्या किया था और डायमेंशन कैसे बनाए थे, बस इसका थोड़ा ये चाहिए था। ओके। ऐसे में सबसे पहले जो मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया था वो था द शिप इज safe in the harbor and but that's not the place where ship is meant to be। so मेरा ये था, इस बार मैंने वैसे सोच के ही गई थी कि आई विल ट्राई कि एक ऐसे मैं स्टोरी से स्टार्ट करूंगी एंड एक ऐसे मैं कोटेशन से स्टार्ट करूंगी। तो मुझे ऐसे लगता था थोड़ा वैरायटी बन जाएगी कि दोनों में सेम चीज नहीं हो। सो इस वाले में मैंने ऐसे कोटेशन यूज की थी दैट एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग एंड a comfort zone is a beautiful place to be but not good for your growth। ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया था, मतलब कोट बहुत सिंपल सा ही था। और जो सेकंड एस्से मैंने अटेम्प्ट किया था वो था द यू हैव टू रिपेयर द रूफ बिफोर इट सन शाइन्स करके जो टॉपिक था। उसमें आई ट्राइड कि मैं स्टोरी यूज करूं। तो स्टोरी में मुझे ये याद आया था कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है 1991 का डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का रेफरेंस दे सकती हूँ कि जो उस टाइम में रिफॉर्म्स हुए थे
पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट वाले, वो बहुत रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स थे 1991 के टाइम के हिसाब से, एंड दे वर वेरी गुड फॉर दैट टाइम, क्योंकि वो एग्जैक्टली देखा जाए तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पे उस देश को इम्प्रूव कर, यूएसएसआर को आई वाज ट्राइंग टू से कि आई थिंक वो इंट्रो वाला पार्ट मेरा कवर हो गया था या कट गया था वो। आप मैम शाइनिंग ओ सन एंड सन शाइनिंग का और रूप क्लियरिंग का जो था ना, उसका इसे का इंट्रोडक्शन बता रहे थे आप, जिसमें आपने 1991 का स्टोरी बता रहे थे, बीच में कट गया था। अच्छा, तो मतलब मैंने सिर्फ स्टोरी वाला पार्ट ही भी बताया था, एग्जाम्पल वाला मैंने भी डिस्कस कर रहा था, वो नहीं आया। नहीं हाँ, तो उसमें मैं ये एग्जाम्पल नहीं बता रही थी कि मैंने जब ये स्टोरी लिखी थी कि वो रिफॉर्म्स का आने का सही टाइम वो नहीं था, अगर वो पहले रिफॉर्म्स लाए जाते देन इट वुड हैव सेव्ड यूएसएसआर फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन। सो उसमें मैंने साथ में एक एग्जाम्पल और मतलब इस पॉइंट को आगे ले जाते हुए मैंने एग्जाम्पल से शुरू किया था कि अगर हम एग्जाम देने से पहले टेस्ट लिख रहे हैं तो वी आर करेक्टिंग आवर मिस्टेक्स बिफोर हैंड, सो दैट कि हम एग्जाम में वो मिस्टेक दोबारा ना करें। So I tried to link it with that quote कि the more you sweat in peace, the less you will bleed in war. So I tried to use quotations in between my essay itself, and उस quotation के through ही मैं एक argument बना देती थी। फिर एक उसमें मैंने point और लिखा था कि अगर आप अपनी health care के respect में देखें तो prevention is better than cure। तो उसको मैंने यूज किया कि अगर आप अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप करा के अपने हेल्थ के वाइटल्स को मॉनिटर कर रहे हैं तो देन यू आर सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम फ्यूचर डिसीजेस। सो आप अपनी रूफ को पहले ही रिपेयर कर रहे हैं थ्रू हेल्थ चेकअप्स। ऐसे ऐसे करके यू कैन ट्राई टू थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स एंड देन यू कैन यूज सम कोटेशंस एज वेल इन बिटवीन। एंड ऑल्सो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपने एसेस शेयर किए हुए हैं, उसमें आई ट्राई टू ब्रिंग संस्कृत के श्लोक ऑल्सो। संस्कृत के श्लोक क्योंकि मैंने संस्कृत पढ़ी हुई थी क्लास 10 तक, सो आई ट्राइड कि मैं उसको यूज करूं, मुझे लगा कि उससे एक एज मिलेगा क्योंकि लोग ये चीज यूज नहीं करते हैं। संस्कृत के श्लोक के थ्रू भी मैं क्या कर रही हूँ, एक तरीके से हर संस्कृत के श्लोक में एक वैल्यू इन्वॉल्व होती है। सो मैं उन श्लोक लिखती थी, आई ट्राई टू कंक्लूड माई एसे विद दैट श्लोक, एंड उस श्लोक को मैं हिंदी में लिख के मतलब देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख के उसका ट्रांसलेशन पूरा इंग्लिश में लिखती थी, एंड आई थॉट कि इससे कंक्लूजन बहुत पावरफुल बनता है। और तो मुझे ऐसे का भी ये याद आ रहा है। हाँ मैम, ये एक एक साइड हो गया आपने लिखा हुआ, लेकिन उसके आपस में भी कुछ आपने सब डायमेंशंस क्रिएट किए होंगे ना अलग तो, या बस हाँ इसी के लाइन में लिखा था? हाँ, इसमें ये मैं बता सकती हूँ कि जो शिप वाला ऐसे था कि जो उसमें टॉपिक था कि आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा सक्सीड होने के लिए। बेसिकली शिप वाले जो ऐसे का आइडिया था वो ये था कि द शिप इज सेफ इन द हार्बर, मीन्स आप अपने कंफर्ट जोन में बहुत सेफ रहते हो, बट दैट इज नॉट द प्लेस वेयर शिप इज मेंट टू बी। मतलब आप कंफर्ट जोन में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। सो इसमें सेंट्रल आइडिया मेरा ये था कि जो लोग रिस्क लेते हैं या जो लोग चैलेंजिंग काम करते हैं, दे ग्रो इन देयर लाइफ, दे बेसिकली चैलेंज देयर कंफर्ट जोन टू ग्रो आउट ऑफ इट। सो एक आइडिया तो उसका हो गया जो ऐसे की लाइन में है। अब इस ऐसे में मेरे दिमाग में ये आया कि मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट बना सकती हूँ। काउंटर आर्ग्यूमेंट मैंने ऐसे बनाया कि कई बार आपको जरूरी नहीं है कि आपको अपने कंफर्ट जोन को हमेशा ब्रीच करके अपने आप को ओवर एक्सर्ट करना हो। तो मैंने उसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट ये सोचा कि व्हाट इफ अ शिप वेट्स फॉर सम टाइम and that ship repairs itself, it reinvents itself। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसमें ऐसे बोला कि कई लोग अपने कंफर्ट जोन को ब्रीच करने के वजह से अपने आप को इतना ओवर एक्सर्ट कर लेते हैं कि वो बर्नआउट वाली स्टेज पे आ जाते हैं। उसमें मैंने ये रेफरेंस दिया कि जो सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड का केस था, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता था कि उन्हें अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस अटेन करने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ के अंदर एक पीस अटेन नहीं कर पा रहे थे, उनकी लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट नहीं था। सो दैट मीन्स कि आपको अपने कंफर्ट जोन को ब्रीच करके इस लेवल पे भी नहीं पहुंचना है कि वो आपके मेंटल पीस को इम्पैक्ट करने लग जाए। दैट मीन्स कि आपको कुछ स्टेज ऐसी भी चाहिए कि जिसमें आप कंफर्ट जोन में रहें, आप अपने आप को रिपेयर करने के लिए, अपने आप को रिजुवनेट करने के लिए आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। सो ये मुझे ऐसा लगा कि ये इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट बन सकता है। सो आई मेंशन अबाउट इट काउंटर आर्ग्यूमेंट। फिर मैंने उस काउंटर आर्ग्यूमेंट को लिखने के बाद मैंने अगेन ऐसे के सेंट्रल आइडिया पे मैं गई ये बोल के कि
कंफर्ट जोन में आप कुछ समय तक रह सकते हैं, पर अगर आप कंफर्ट जोन को कॉम्प्लेसेंसी बना दोगे, मींस अगर आप उस कंफर्ट जोन को ही जो है अपना जो है पूरी लाइफ बना के रखोगे, तो देन अगेन वो एक विशियस साइकिल बन जाएगा। सो आपको एक बैलेंस अटेन करना है। तो ऐसे करके मैंने फिर वही सेंट्रल आइडिया पे मैं वापस चली गई कि आपको कंफर्ट जोन में रहना है, बट इतना भी नहीं रहना है कि आप अपनी ग्रोथ को छोड़ दो। ओके मैम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। यस। हेलो मैम, एसे चूज करने में प्रॉब्लम आ रही है मैम। मतलब एक एसे में मुझे 80% कंटेंट पता है, सेकंड एसे में भी 80% पता है, तो उसमें डिफिकल्टी आ रही है मैम चूज करने में। तो उसको कैसे ये किया जाए, मतलब वे फॉरवर्ड उसका क्या रहे? अब ऐसे में आपको 4 टॉपिक्स मिल रहे हैं, तो आपको उसमें से कोई ना कोई एक तो चूज करना ही है, उसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब उसमें फिर यही पॉइंट आता है कि विच ऐसे इज समथिंग जो आपको सबसे ज्यादा समझ आ रहा है। बेसिकली ऐसे में कंटेंट से ज्यादा ऐसे समझ आना इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसे की जो मेन लाइन है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तभी आपका ऐसे सही डायरेक्शन में जाएगा, अदरवाइज वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। तो चूज दैट ऐसे जो आपको सबसे ज्यादा समझ आ रहा है, रादर देन सबसे ज्यादा कंटेंट है। Any Ma'am, did others? you use subheadings in essay? No, I didn't use subheadings. जैसे कि ऐसे में आपने स्टोरी से इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर जैसे कि स्टोरी खत्म हुआ तो उसके बाद कैसे शुरू करते थे वहां पे? फिर ऐसा लिखते थे क्या कि आगे आप ऐसे में क्या करने वाली हो? ऐसा कुछ? आई थिंक वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ऐसे लिखो कि इन दिस ऐसे वी विल ट्राई टू डू दैट या वी विल डिस्कस अबाउट दैट। आई ट्राइड इट इन माई टेस्ट सीरीज, बट मुझे वो इतना रेलेवेंट नहीं लगा। अब मैंने उसमें रादर ये सोचा कि आप स्टोरी को स्टार्ट करो, स्टोरी को स्टार्ट करके जो स्टोरी के थ्रू आपने आइडिया बताया, आप उस आइडिया को लिखो कि थ्रू दिस स्टोरी वी रियलाइज दैट दिस। फिर उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज कर लो, एंड पैराग्राफ चेंज करके आप लिख दो नाउ वी कैन कम टू दिस डायमेंशन। सो स्टोरी, देन स्टोरी के बाद जो आपने आइडिया बताया, एंड देन पैराग्राफ चेंज, एंड देन नेक्स्ट डायमेंशन। मीन्स तो वही ना मैम जी, वो हिस्टोरिकली, टेक्निकली, ऐसा सोसाइटी, ऐसा पेस्टल वाला जो अप्रोच होता है वही ना? पेस्टल एकदम हार्ड एंड फास्ट मैंने फॉलो नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जीएस वाले ऐसे में ज्यादा फॉलो होता है। यहाँ जीएस वाले ऐसे तो अब आ नहीं रहे हैं। एंड रिगार्डिंग दैट, आप एक बार आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगी कि आप ऐसे की मेरी कॉपीज देखिए। मैं अपना टेलीग्राम चैनल का एक लिंक शेयर कर दूंगी, उसमें मैंने इसी साल 4-5 ऐसे जो लिखे थे उसकी कॉपीज आप देखोगे तो ज्यादा पता चलेगा, बिकॉज पेस्टल अप्रोच अब इतना काम आ नहीं रहा है इन एसेज में। ओके मैम। मैम, क्योंकि मैं हेलो। मैं भी लास्ट टाइम ये दोनों सेम ऐसे ही लिखा था और उसमें सेम ही किया था, स्टोरी लिखा फिर वो पेस्टल लिख कर दिया था दोनों में ही, तो मुझे कुछ पेस्टल एक्चुअली बहुत मैकेनिकल साउंड करता है फिलोसफिकल एसेज में, एंड मैंने इस एसे में कोशिश ये करी थी कि आई ट्राई टू यूज एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया, मैं हेल्थ केयर का एग्जाम्पल लिख रही हूँ, या मैं ये एग्जाम्पल लिख रही हूँ कि आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो आपकी रूफ पहले ही रिपेयर हो रही है। सो दीज आर नॉट पेस्टल अप्रोच। आई ट्राई टू यूज मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम रियल लाइफ पर से, अगर आप बोलो तो। मैंने इस बार जो ऐसे लिखे, मैंने उसमें रादर देन जीएस वाले एग्जाम्पल्स या जीएस का डेटा यूज कर रही हूँ, ऐसा कुछ मैंने यूज नहीं किया। सो पेस्टल तो मैंने इस बार बिल्कुल यूज नहीं किया। ओके मैम, थैंक यू। मैम, एक क्वेश्चन पूछना था कि ऐसे जनरली पूरा का पूरा फोकस अभी हमारा फिलोसफिकल पे जा रहा है, राइट? एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स यूपीएससी हमें बाध्य कर रही है कि आप फिलोसफिकल ही चूज करो, क्योंकि वो चारों चारों उसी टॉपिक पे होते हैं। व्हाट मतलब ऐसा एक सपोजिशन है, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है कि इस साल एक सेक्शन में पूरा का पूरा वो जनरल सब्जेक्ट बेस दे दे ऐसे। तो उस पे मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे डेमोक्रेसी पे आ गया, या ह्यूमन राइट्स पे आ गया, या टेक्नोलॉजी पे आ गया, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ गया, सो इन दैट ऐसे हाउ मच इट इज रेलेवेंट टू यू नो एक क्रिएटिव टाइप का ऐसे लिखना, या फिर जीएस का आंसर्स टाइप का आंसर लिखना कि क्या स्कीम्स है, क्या डेटा है, तो दोनों क्या रेलेवेंट रहेगा मैम? आई थिंक अगर वो टॉपिक
जीएस बेस्ड है, जैसे आप बता रहे हो डेमोक्रेसी है ह्यूमन राइट्स का, तो उसमें आप इतना फिलोसफिकल लिख नहीं पाओगे, बट डेफिनेटली फिलोसफिकल वाला जो एंगल होता है वो हर एस्से में लिखा जा सकता है। बट द पॉइंट इज दैट कि अगर आपको कंक्रीट जीएस वाला टॉपिक मिल रहा है तो आप उसमें जीएस वाला कंटेंट यूज कर सकते हो। एंड एक उसके अंदर आप डायमेंशन फिलोसफिकल भी बना सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसमें फिलोसफिकल वाला एंगल यूज ही नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली उस टाइप के ऐसे में जीएस का कंटेंट यूज होगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो? मैम आपकी GS2 की कोई लेटेस्ट कॉपी है क्या? आई कांट सी ऑन योर चैनल। एक्चुअली GS2 का मुझे काफी लोगों ने बोला है, मैंने GS2 का जो ये MMP का मैंने कोर्स लिया था सचिन सर का, उसमें मैंने डेली आंसर राइटिंग करी थी। जो बेसिकली जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे जितनी भी अपनी कॉपीज लगाई है MMP वाली, उसमें ही मेरी GS 1 2 3 4 की मिक्स कॉपीज है। सो वहाँ पे क्या होता था कि वो टेस्ट नहीं लेते थे फुल लेंथ, दे ट्राई टू गिव 7-8 क्वेश्चंस डेली, और वो 7-8 क्वेश्चंस ना मिक्स आते थे। सो मेरी अगर आप वो MMP वाली कॉपीज देखोगे तो उसमें GS2 की बहुत मेरे आंसर्स मिलेंगे, बट द पॉइंट इज दैट कि वो सेग्रीगेटेड नहीं है, वो मिक्स है। ओके, थैंक यू। फुल लेंथ मैंने कोई नहीं लिखा था, मतलब इस बार क्योंकि मैंने 2 मेंस लिखे हैं, तो फुल लेंथ मैंने काफी लिखे हुए थे, तो आई फोकस ऑन। और अब सिंस मैं जॉब में भी थी तो मेरा ये था कि मैं रोज 7-8 आंसर लिख रही थी, और वो मिक्स थे। ओके, थैंक यू। GS2 के लिए आपके ब्रॉडली सोर्स क्या, आप इंटरनेट से भी काफी आपने कंटेंट इकट्ठा करा या फिर लक्ष्मीकांत पे आपने ब्रॉडली रिलाई किया? व्हाट वाज योर एग्जैक्ट सोर्स? लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही है, क्योंकि उससे तो आपको बेस कंटेंट तो वहीं से ही मिल रहा है। एंड देन यस। करंट अफेयर्स में जितना भी आप मंथली मैगजीन में आप गवर्नेंस वाला पार्ट कर रहे हो, उससे आपको जो है GS2 का वैल्यू एडिशन होता है। देन जैसे मैंने श्रुति शर्मा मैम का बताया, तो उनकी भी मैंने बहुत सारी टॉपर्स कॉपीज देखी थी, उनके नोट्स मैंने देखे थे, तो उसके थ्रू भी आई ट्राई टू गैदर पॉइंट्स। एंड PYQs मैंने सारे सॉल्व किए थे, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप PYQ को सॉल्व करते हो तो आप, जैसे मैं PYQ का क्वेश्चन पढ़ती थी तो फिर मैं उसका आंसर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करती थी, तो मैं इंटरनेट पे जाती थी, एंड फिर जब मैं उसका इंटरनेट पे सर्च कर रही हूँ उसका आंसर, मतलब उससे रिलेटेड चीज जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली वहां से भी कंटेंट मिलता था। तो PYQ जब आप सॉल्व कर रहे हो तो बहुत सारा कंटेंट आपको PYQ के थ्रू प्रिपेयर होता है, और PYQ रिपीट होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कंटेंट आपके काम आता है। सो PYQ वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप GS 1 2 3 4 के 2013 के बाद वाले सारे PYQ का एक बेस कंटेंट प्रिपेयर करो, क्योंकि वो बाद में आपके जो इस साल वाला पेपर आएगा वो कहीं ना कहीं यूज हो जाता है वो कंटेंट। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। I think, ma'am, most of the queries has been addressed, and there are no more queries left. So I thank you, ma'am, for your valuable insights और patiently सभी aspirants की queries को address करने के लिए। और Thank you so thank much for inviting me. It's always a pleasure to be among the community, because अब में भी connect होता है कि हम भी कभी यहाँ थे, and it feels good. It feels good, and I feel very grateful to help people out. थैंक यू मैम। मैम आई रिक्वेस्ट कि आप अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे प्लीज शेयर कर दीजिएगा, इससे। Yes, definitely. Thank you. थैंक यू मैम, हैव अ गुड नाइट। Okay. Good night, everyone. All the best. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am.